तो आज से क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 12 साल बाद भारत लौटा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये टूर्नामेंट इकोनॉमी के लिए मुनाफे की ट्रॉफी जरूर साबित होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट्स की रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो वर्ल्ड कप से भारतीय इकोनॉमी को 220 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये किन किन सेक्टर्स में होगा, किस किस तरह से होगा, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट का ये आकलन 22,000 करोड़ का, इसके पीछे के आधार क्या है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानवी प्रभाकर हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वही टीम जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डीके श्रीवास्तव साहब, चीफ पॉलिसी एडवाइजर ईवाई के साथ, ईवाई इंडिया के साथ हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जानवी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत, जरा हाइलाइट्स बताएं क्योंकि ये सुर्खियां बनी हुई है आपकी रिपोर्ट। 22,000 करोड़ का मुनाफा काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, बट आधार क्या क्या हैं आपकी इस रिपोर्ट के? जी बिल्कुल, 2011 के बाद ये दूसरी बार है कि विश्व कप इंडिया में हो रहा है और हमने कुछ सेक्टर्स को एनालाइज करा है जिसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि 18 से 22,000 करोड़ का फायदा इकोनॉमी पे दिखा जाएगा। और ये खर्चे की बात कर रहे हैं हम, तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चों की अगर मैं बात करूं, जो जहां हमने देखा है वो है जो टिकट सेल्स होंगी। जैसे कि अनाउंस किया गया था कि 10 वेन्यूज हैं जहाँ पे ये टिकट सेल्स होंगी, जो स्टेडियम्स हैं जहाँ पे ये टिकट की बिक्री की जाएगी। उसके अलावा तो अगर हम देखा जाए कि जो इंडियन मैचेज हैं, जहाँ जब जब इंडिया खेलेगी तो उन मैचेस में हम अनुमान लगा रहे हैं कि काफी ज्यादा बिक्री की हुई होगी इन टिकट्स की। उसके अलावा जो अगर आप दूसरे सेक्टर अगर आप देखेंगे तो जो स्पॉन्सरशिप राइट है, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट है, वहां से काफी पैसा आएगा, उसका अनुमान एक लगाया गया है। दूसरी बात, जो स्क्रीनिंग्स की जाएंगी इसकी रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में भी और कैफेज में, उसमें काफी बूस्ट मिलेगा इन सब चीजों की वजह से। तो हमने रिपोर्ट में देखा है कि जो एक हमारी अर्थव्यवस्था का सर्विसेज सेक्टर एक मेजर कंपोनेंट रहा है और उस सेक्टर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा इन 2 महीनों के दौरान भी। तो और अगर मैं उन सब सेक्टर्स की बात करूँ जिसमें इम्पैक्ट देखा जाएगा तो वो एक बेसिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। अगर मैं फर्दर उसको डाइवर्स करूँ और मैं आगे बताऊं इसमें, तो वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर टूरिज्म है, एविएशन है। आपने देखा होगा कि जब शेड्यूल अनाउंस किया गया था कि ये 10 वेन्यूज हैं जहां पर इन स्टेडियम्स पे टिकट्स दी जाएंगी और इन स्टेडियम्स में मैचेस खेले जाएंगे, उस दौरान जो होटल के प्राइसेस हैं, जो एयरलाइन टिकट के प्राइसेस हैं, वो सीधा शूट अप कर चुके थे। और उसके बावजूद भी, क्योंकि देश में क्रिकेट एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, उत्साह लोगों में इतना ज्यादा है कि उसको नजरअंदाज करते हुए लोगों ने टिकट्स बुक करे हैं और वो देखा गया है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि व्यूअरशिप में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी इस पूरे जो लगभग 50 दिनों का खेल है, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मिड और एंड ऑफ नवंबर तक खेला जाएगा और 10 टीमें इसमें खेल रही हैं। तो इस दौरान जो एड रेवेन्यूज जनरेट करा जाएगा, जो स्पॉन्सरशिप जनरेट करा जाएगा, वो भी एक ह्यूज अमाउंट होगा। तो इन आधारों पे हमने निकाला है कि जो खर्चा होगा वो 18,000 से 20,000 करोड़ होगा और जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है जीवीए पे, जीडीपी पे, वो 7,000 से 8,000 करोड़ होगा। एक चीज और मैं इस पे बता दूं कि ये कॉन्जर्वेटिव अप्रोच है हमारी, कि हमें लगता है कि इतना तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट अगर हो सके तो हमें लगता है कि अपसाइड है इसमें, कि इससे ज्यादा भी इम्पैक्ट आ सकता है। एक और गौर मद्देनजर रखने वाली बात अगर इसमें मैं देखा जाए तो एक और है कि ये फेस्टिव डिमांड के टाइम पर हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी किसी त्योहार से कम नहीं है भारत में क्रिकेट। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिला जाएगा, तो जो हमारा कंजम्पशन सेक्टर है वो भी आगे फर्दर ड्राइव करेगा। तो इन आधारों पे हमने कहा है कि 7 से 8,000 करोड़ का इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा और जो खर्चे हैं वो 18 से 20,000 करोड़ के अंदर नजर आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, इस डेटा को आपने इलेबोरेट किया और ग्राफिक्स के जरिए भी हम इसको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपने जिन आधार पर इसको एक्सप्लेन किया है, इस पर मैं अब थोड़ा सा श्रीवास्तव सर का टेक लेना चाहूँगा। श्रीवास्तव सर, अब देखिए, एक तो फेस्टिव सीजन ऑलरेडी और उसके ऊपर ये क्रिकेट का खुमार भी जुड़ गया, तो एक तरह से डबल फेस्टिवल सीजन है हमारे यहाँ। तो आप किन किन सेक्टर्स के लिए बूस्ट देख रहे हैं और मौके देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी स्टडी है और 22,000 करोड़ का जो अनुमान लगाया गया है उसमें से लगभग 77 से 80% तक 2 सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12,000 करोड़ तो आता है टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप के कारण।
और स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरी के कारण करीब 5,000, यानी 17,000 करोड़ तो इन दो आइटम से ही आ जाता है। तो ये दोनों सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इनका बहुत महत्व है। और जैसा कि कहा गया कि विजयदशमी का भी पर्व इसी बीच होगा, दीपावली का भी पर्व इसी बीच होगा, और एक तीसरा त्यौहार क्रिकेट, भारत में क्रिकेट भी त्यौहार ही है। तो ये तीनों मिला करके डिमांड को काफी बूस्ट करेंगे। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंक्रीमेंट है वो 7 से 8 हजार करोड़ का आकलन किया जा रहा है। मान लीजिए कि और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और 10,000 करोड़ भी मान लेते हैं, तो यही जीबीए में और इसी से जीडीपी का इंक्रीमेंट समझा जा सकता है। इसका स्केल अगर ध्यान से देखें तो 23-24 में जो भारत की नॉमिनल जीडीपी है वो 302 लाख करोड़ के करीब करीब एस्टिमेट की गई है। यानी कि उसका 1% देखें तो वो 3 लाख करोड़ होगा और उसका 1/30 ही करीब 10,000 होगा। तो इसको स्केल को समझ लें कि जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जीबी में वो तो सीमित है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन दोनों तरह से देखना चाहिए, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। और अप्रत्यक्ष का जो योगदान होगा वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन डायरेक्ट डिमांड्स के कारण और डिमांड जो बढ़ेगी इनपुट्स की उसके कारण होगा। एक बात और महत्व की है जो समझनी चाहिए, वो ये कि जो एक सेक्टर जो तिमाही का आंकड़ा आया था नेशनल इनकम अकाउंट का, उसमें एक ही सेक्टर ऐसा है जो कोविड से पूरी तरह उभर नहीं पाया था। जी। और वो सेक्टर है जिसको कि हम लोग ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान, परिवहन, भंडारण, संचारण एवं प्रसारण, ये जो सेक्टर है ये मुख्यतः सर्विस सेक्टर है। इसमें बहुत से एमएसएमईज भी शामिल होते हैं, बहुत से छोटे, और ये एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। इस सेक्टर को खास खास बूस्ट मिलेगा क्रिकेट के योगदान के कारण। और इसके कारण मुझे उम्मीद है कि ये सेक्टर भी अब पूरी तरह से कोविड का जो प्रभाव पड़ा था उससे उबर जाएगा और इंडियन इकोनॉमी जो है जिसकी की समृद्धि इस साल आंकी जा रही है 6 से 6.5% के बीच में, मुझे ये ऐसा लगता है कि जरूर हम लोग 6.3, 6. ऑलराइट सर, और आपको लगता है कि उसमें वर्ल्ड कप का जो ये जो बूस्ट है, ये जो एडिशन है, ये थोड़ा सा और उसको सपोर्ट करेगा स्टोरी को? जानवी एक, यस सर, एब्सोल्युटली, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा जो बहुत। ऑलराइट सर, जी जी। मैं जानवी आपके पास आना चाहूंगा, एक इंटरेस्टिंग इसमें गिग वर्कर्स को लेकर भी है, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में तो हम देख रहे हैं कि काफी समय से तैयारी थी और उनकी अपनी तैयारी थी। गिग वर्कर्स की श्रेणी ऐसी होती है, इसमें आप 750 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बूस्ट की बात कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, न्यू जॉब जनरेशंस भी होते हैं, लोगों के मौके भी बनते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह का फोकस देख रहे हैं और आम आदमी के लिए इसमें क्या स्कोप है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखा जाए तो हमने इसमें वॉलंटियर्स को भी इंक्लूड करा है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान। और उसके अलावा जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ज्यादातर लोग या इवन जो आप ड्राइव करते हैं, डिफरेंट जो कैब सर्विसेज होती हैं, उसमें ज्यादातर इन गिग वर्कर्स का सबसे ज्यादा योगदान उस समय होता है। तो ये ट्रैवल और टूरिज्म के दौरान ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा बूस्ट गिग वर्कर्स का ही होगा, इनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। तो जब एवरेज ऑर्डर्स अगर आप देखा जाए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ेंगे, इनकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि ये अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी उस दौरान, तो इसका इम्प्रूवमेंट, इसका स्केल बढ़ने के आशंका ज्यादा है। उसी के लिए हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा है कि अगर हमें इन सारी चीजों को अंदाजन लगा के चलूं, तो अमूमन इस लेवल पर रहेगा हमारा कि जो गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के हों या कैब सर्विसेज के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो या फिर इवन वॉलंटियर सर्विसेज हो, हमने इवन सिक्योरिटीज को इंक्लूड करा है। अगर मैं मिसलेनियस सर्विसेज का पार्ट को इंक्लूड करती हूँ, तो इन सबका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस दौरान। ये एक और गौर फरमाने वाली बात है कि अगर आप सोचें इस बात को कि जब 2011 में विश्व कप पिछला हुआ था और अब जो हुआ था, उस समय से इस समय के दौरान ये जो नए उभरते हुए सेक्टर्स आए हैं वो पहले नहीं थे। जैसे जो अगर मैं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, वो पहले नहीं थे। तो इनको बूस्ट मिलेगा तो कंजम्पशन के ऊपर सीधा इम्पैक्ट नजर आएगा। और जैसे कि कहा गया है, एक्सपर्ट्स ने अभी कहा है कि अगेन कि ये फेस्टिव डिमांड का पीरियड भी है। तो अगर आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स की और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी बिक्री भी बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली जब वर्ल्ड कप के दौरान जो एड्स दिखाई जाएंगी और उन सब चीजों को
लिंक किया जाएगा कंज्यूमर गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उस पर भी एक अच्छा बूस्ट नजर आना हम देखते हैं, इसमें नजर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि गिग वर्कर्स में आपका हम आकलन जोड़ दें 1,000 करोड़ का और स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरी बिजनेस का 4,000 करोड़ रुपए का जोड़ दें, तो ये एक आम आदमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जहां पर एक आम वर्कर जो होता है, जो जुड़ा हुआ है उससे, तो उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। श्रीवास्तव सर, एक चीज हम देखते हैं जब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप, अभी पिछली बार कतर में हुआ था, तो कतर ये भी चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म हमें कुछ इम्पैक्ट भी मिले और 2030 तक वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने की बात कह रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा बहुत वहां पर घाटा भी, उसकी जो कहते हैं उसकी नज़र में तो घाटा हुआ उसको, लेकिन उसने कहा कि लॉन्ग टर्म हमारे इम्पैक्ट इसके अच्छे होंगे और वो ऑप्टिमिस्टिक थे। इस बार का वर्ल्ड कप भारत के लिए क्या वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म इंप्रेशंस दे के जाएगा सर, टूरिज्म को लेकर या दूसरे सेक्टर्स में? निश्चित ही लॉन्ग टर्म इसका असर पड़ेगा। एक बात तो हम लोग को ये ध्यान रखनी चाहिए कि भारत की अपनी टीम जितना ज्यादा आगे जाएगी उतना ही हम लोग इस फायदे को ज्यादा उठा सकेंगे, क्योंकि डिमांड ये सारे सेक्टर्स में बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो नए सेक्टर्स हैं जिसमें गिग का कंट्रीब्यूशन है और जो फूड प्लेटफॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन है, ये सब एक बार इनका स्केल अगर बढ़ जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म जो है एक इनर्शिया इससे जुड़ जाता है और वो फिर वो बढ़े हुए स्केल में ही काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसका लॉन्ग टर्म असर जरूर पड़ेगा। और थोड़ा पॉलिसी सपोर्ट भी अगर मिले, जैसे कि बैंक रेट की दरों में थोड़ी कमी आए या और फैसिलिटीज दी जाए जिससे कि हाउस होल्ड सेक्टर को क्रेडिट बढ़ाई जा सके, और तो और भी ये डिमांड बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फायदा भी जरूर होगा, क्योंकि बहुत सा जो बढ़ी हुई एक्टिविटी है वो अपने बढ़े हुए स्तर पर ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। अब जानवी, इसमें आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एक आखिरी जो पैरा है वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि जब अच्छी डिमांड होती है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर आपका आकलन क्या कह रहा है? जी देखिए, ये वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था उसमें भी देखा गया था कि जब वहाँ उन्होंने वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें भी उनका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो बढ़ा था, और हम भी अनुमान लगा रहे हैं कि इतना खर्चा होगा, कंज्यूमर की इतनी स्पेंडिंग होगी, तो कहीं ना कहीं, और बाकी अगेन जैसे सर ने कहा कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म लेवल पर तो ये नलीफाई हो जाएगा इम्पैक्ट, बट अगले 2 महीने में ये इम्पैक्ट देखा जाएगा। जैसे कि जब होटल प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि पीक डिमांड थी तो सर्च प्राइसिंग लगाया गया है। एयरलाइन टिकट प्राइसेस आप माने, मैं 2 गुना कहूंगी तो कम ही होगा, इससे ज्यादा ही प्राइसेस बढ़े, उसके बाद भी लोगों ने पूरे उत्साह से टिकट खरीदी है, तो इन सबका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नजर आएगा। बट अगेन हम ये सोचते हैं, मानते हैं ये इम्पैक्ट सिर्फ एक 0.1 से 0.2% का होगा, जो कि सिर्फ 2 महीने का होगा, एंड ओवर द टाइम पीरियड ये नलीफाई हो जाएगा। ऑलराइट। बट हाँ, इतना मिनिस्कल इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि लोग अब से परेशान हो रहे हैं। श्रीवास्तव सर, थोड़ा सा ये इन्फ्लेशन वाले पॉइंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि जहां जहां टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां के आप एयर प्राइसेस ले लीजिए, वहां के होटल्स ले लीजिए, थोड़ा आम लोगों को उसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसका एनालिसिस कैसे जरूर करेंगे? पड़ेगा, लेकिन वो सीजनली रहेगा। मेरा ख्याल है कि 2 या 2.5 महीने तक। वैसे भी इस समय जो है थोड़ा एग्रीकल्चर को लेकर के थोड़ी क्राइसिस एंटिसिपेट की जा रही थी, तो फूड प्राइसेस और फूड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनकी प्राइसेस बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा सीजनल असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि फेस्टिव सीजन जब आता है तो इवन अदरवाइज प्राइसेस थोड़ी बढ़ती है, लेकिन ये दिसंबर के आसपास से फिर घटना शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये जो है वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जिसकी कॉस्ट हम लोग को बेयर करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट पे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपका, डीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। जानवी प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद और कॉम्प्लीमेंट्स टू योर होल टीम, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आपने तैयार की, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे असेसमेंट आपके हैं और उससे भी बेहतर इकॉनमी के लिए ये वर्ल्ड कप हमारे लिए साबित हो और टीम इंडिया जीते। इस पर आज बात नहीं हुई, आप लोगों से बात करने का मौका नहीं, लेकिन सबके दिल में यही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों को झटका दे दिया है। इंडिगो ने हवाई यात्रा पर फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है। एयरलाइंस ने एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया है। हवाई टिकट पर फ्यूल चार्ज 6 अक्टूबर यानी कल से लगेगा। एयरलाइंस 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फ्यूल चार्ज लगाएगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे के पास। अमरीश,
हम अभी बात कर रहे थे, कुछ तो राहत दीजिए, सब जगह से महंगाई है, त्योहारी सीजन अलग है, ये नाइंसाफी क्यों? देखिए, इंडिगो का कहना है कि एटीएफ की कीमतें बढ़ी हैं और अगर हम आंकड़ों को देखें तो जून से अभी तक में जो इंडिगो एटीएफ की कीमतें हैं वो लगभग 33% बढ़ी हैं और इस बढ़ोतरी को कंपनी ने पास ऑन कर दिया है एयरलाइंस के उपभोक्ताओं के लिए। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि त्योहारी सीजन में जब आपको सबसे ज्यादा ट्रैवल की जरूरत होती है, ऐसे में आपको अपनी यात्रा के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो रेंज बताई गई है कंपनी की तरफ से वो है 300 से 1000 रुपए तक का, यानी कि 500 किलोमीटर से लेके आगे की यात्रा जो है आपको उस तरह से महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस पूरे रेंज को ध्यान में देखते हैं तो जितने भी इस तरह के किराए हैं, 500 किलोमीटर तक की यात्रा कोई भी एयरलाइन से नहीं करता है और ना ही कोई ऐसी यात्रा होती है। ज्यादातर यात्राएं होती हैं आपकी 1200 से उसके आगे तक की और उसके लिए आपको मिनिमम 800 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। यानी कि इस त्योहारी सीजन आपको ये झटका लगेगा और ये झटका चूंकि एयरलाइंस इंडिगो ने किया है जो जिसका कि मार्केट परसेंट 55% से ज्यादा है, ऐसे में बाकी एयरलाइंस जिसको फॉलो करेंगी इस बात की आशंका पूरी है। तो तैयार रहना पड़ेगा लोगों को कि अगर आपको त्योहार सीजन में यात्रा करनी है तो पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे और ये बढ़ोतरी आज आधी रात से लागू हो जाएगी और अगले आने वाले पूरे सीजन के लिए लागू रहेगी जब तक कोई नया आदेश कंपनी की तरफ से या फिर एयरलाइंस या एटीएफ की कीमतों में नहीं आता है। तो कुल मिला के ये झटका है और ये लंबा झटका चलेगा। अच्छा, जिन्होंने टिकट बुक करा दिया है, आई एम श्योर उन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो नया टिकट बुक कराएंगे कल से, उनके लिए देखिए, इन्होंने ये कहा है कि आपको यात्रा करनी है और अगर आप यात्रा कर रहे हैं आज आधी रात यानी कि 6 तारीख से यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक सरचार्ज दे होगा। यानी कि अगर आपकी फ्लाइट आज रात में 12 बजे के बाद कभी भी है तो आपको ये सरचार्ज दे होगा। यानी कि आपको कंपनी यात्रा के दौरान ये जो सरचार्ज है वो आपसे एयरपोर्ट पे लेगी। नहीं, पर मुझे लगता नहीं है कि अगर मैंने पहले से टिकट बुक कराया है तो फिर वो मुझको एयरपोर्ट मतलब प्लेन पे चढ़ने से पहले कहेंगे कि ये हमने चार्ज बढ़ा दिया है, जरा इसको भी दीजिए आप। ये मेरे ख्याल से पुराने इस पे तो लागू नहीं होगा अमरीश। देखिए, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, जितना हमने पूछा है उसके अनुसार उनका कहना स्पष्ट है कि सरचार्ज है और सरचार्ज को उस तारीख से लागू माना जाता है। आपने टिकट कभी भी किया होगा, यात्रा की तारीख आपकी वही रहती है। मुझे लगता है इस पे 24 घंटा पहले ही करते हैं। हाँ, मुझे लगता है इस पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए इंडिगो की तरफ से। और जैसा आप बता रहे हैं कि अगर इंडिगो ने किया है तो भाई बाकी लोग भी क्यों चुप बैठेंगे। एटीएफ प्राइसेस तो सबके लिए बढ़े हैं, तो शायद वहां पर भी एक इस तरह की शुरुआत हो। बहरहाल आपसे और बात करनी है इस खबर के बाद हम जरा अगली खबर पर चलते हैं। आज कंज्यूमर सेंट्रिक बहुत सारी खबरें हैं और सब पर हम अमरीश से डिटेल्स लेंगे। सबसे पहले इसके बाद हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर शॉपिंग जो करते हैं उनके लिए एक जरूरी खबर की बात। सरकार ने कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार का फोकस कंज्यूमर केयर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे संबंधित इंडस्ट्री एसोसिएशंस, दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बैठक भी कर सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री खुद स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे और नए नियमों की रूपरेखा उन्हीं की निगरानी में होगी। जानकारी ये भी है कि नए नियमों में एआई समेत तमाम तकनीकों से मॉनिटरिंग होगी। डार्क पैटर्न्स को रोकने के लिए नए प्रावधान होंगे। साथ ही छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और बड़े प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी के भी नियम होंगे। अब नियम जो अमरीश ने रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक लगभग तैयार हैं और जल्दी इन्हें जारी किया जा सकता है। पूरी डिटेल्स अमरीश से लेते हैं। अमरीश, ये मुझे लगता है कि इस तरह के ई कॉमर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग लग रहा है और सरकार की गंभीरता बता रहा है। देखिए, दो तरह की बातें। पहला तो ये कि ई कॉमर्स ने एक समय में बड़ी तेजी से ग्रोथ की थी और एक आरोप ये लग रहा था कि वो जो नॉर्मल हमारा मार्केट है जो कि ऑफलाइन मार्केट है उसको खत्म कर रहा है। उसके बाद कुछ बड़ी कंपनियां थी जो कि बच गई, छोटी कंपनियां बंद हो गई। उसके पीछे आरोप लगा कि बिग टेक ने जानबूझकर इस तरह के ऑफर्स लाए हैं, इस तरह की चीजें की हैं, इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान की है जिससे कि बिग टेक्स के चक्कर में बाकी छोटी कंपनियां खत्म हो गई थी। और यही वजह थी कि एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत थी उन नियमों में, क्योंकि अगर हम बिग टेक को रोकते हैं तो एफडीआई या बाकी जो चीजें हैं वो प्रभावित होंगी। अगर हम बिग टेक को इस तरह से काम करने देते हैं तो छोटे दुकानदार, ऑफलाइन दुकानदार, इसके अलावा जो छोटी कंपनियां जो अभी उभरती हुई कंपनियां थी उन पर उनको प्रभाव पड़ रहा था।
उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, और सबसे बड़ा और अहम बदलाव ये है कि अब आपको कंज्यूमर राइट्स की बजाय कंज्यूमर केयर पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि जब आप किसी बिग टेक प्लेटफॉर्म से आप कुछ खरीदते थे, कोई भी छोटी कंपनी नहीं थी, तो उनके पास ये आजादी थी कि आपकी शिकायतों को दरकिनार कर सकते थे। अब जबकि कंज्यूमर राइट्स की बजाय कंज्यूमर केयर पे होगी बात, तो उन तमाम कंपनियों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो चीजें बिक रही हैं वो जेन्युइन हो, जो रेट्स दिख रहे हैं वो वैसे ही हो, जो ऑफर्स दिख रहे हैं वो पुराने ऑफर्स को मैच करते हुए पारदर्शी तरीके से दिखें, जो कैटलॉग होगा वो भी उसी तरीके का हो जैसा बताया गया, वैसा ही सामान डिलीवरी भी होगी। के साथ साथ ये सारी खुराफात पे कोई मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार एआई का इस्तेमाल करेगी, डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं हो, जो रिव्यूज हैं वो भी जेन्युइन हो। इन सबको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लिहाजा सरकार ने नियम तय कर लिए हैं। प्रधानमंत्री इस हफ्ते के अंत में या फिर अगले हफ्ते एक बड़ी मुलाकात कर सकते हैं इन सभी स्टेक होल्डर के साथ, और उसके बाद इसको जारी किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि जो बहुत जरूरी भी है, बिल्कुल बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से ई कॉमर्स का दायरा बढ़ा है और लोगों की जिंदगी में दखल और पैठ बढ़ी है, स्वाभाविक रूप से कुछ नए नियम आने लाजमी थे। और जी बिजनेस ने भी ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जो शिकायतें नहीं हैं उस पर लगातार बात की है, कंज्यूमर्स की आवाज़ को हमेशा उठाया है, और सरकार भी अब इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, उसका भी रुख कर लेते हैं, और यह खबर जुड़ी है दूध में। दूध में प्रोटीन या किसी अन्य एडिटिव्स के चलन को देखते हुए मिला लेते हैं आजकल लोग, और तरह तरह के नए उत्पाद बना देते हैं अलग अलग चीज़ों को मिलाकर दूध में। तो फसाई की नज़र अब इस पर है। फसाई ने दूध और दूध से जुड़े उत्पादों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश नहीं है, दरअसल स्पष्टीकरण है, पहले से नियम मौजूद है, फसाई ने एक बार फिर उन्हें स्पष्ट किया है। फसाई के मुताबिक इसमें किसी तरह के मिलावट की अनुमति नहीं है दूध में। फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 में ये नियम पहले से मौजूद हैं। फसाई का कहना है कि लगभग हर डेयरी उत्पाद की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए दूध और दूध के उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स जैसी किसी भी सामग्री को जोड़ने से बनावट या उसके जो मापदंड जो बदल जाते हैं उसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोटीन बाइंडर्स और ये सब का, थोड़ा सा इसको और आसान भाषा में समझते हैं। अमरीश, ये चक्कर क्या है, किस तरह के मिलावट की बात कर रहा है फसाई? देखिए, फूड रेगुलेटर का काम है कि देश में कोई भी खाद्यान्न या फिर खाने पीने का सामान है, अगर बिक रहा है बाजार में, लोगों को आसानी से उपलब्ध है, तो वो सुनिश्चित करे कि वो बिना मिलावट के हो, बिना एडल्ट्रेशन के हो, और किसी ऐसी चीज की अगर उसमें मिलावट हो रही है जो कि लोगों को नंगी आंखों से पहचान में नहीं आ रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करे। यही वजह है कि आज जो फसाई है उसने एक चेतावनी भी दी है और स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है, इसमें किसी भी तरीके का मिलावट जो है गैर कानूनी होगा। जो दो तथ्य दिए गए हैं उसमें एक है प्रोटीन और दूसरा है एमल्सीफायर। प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि दूध में जो मौजूदा प्रोटीन है उसमें अगर कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वो दूध का जो एक्चुअल गुण है, चाहे वो गाय, भैंस, ऊंट या किसी भी और चीज का दूध हम जो पी रहे हैं, उसमें जो अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलाते हैं तो दूध का जो कॉन्फ़िगरेशन उसको खराब करता है, आपके लिए वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा मिलावट के जो अन्य तरीके हैं उसमें लोग एमल्सीफायर्स मिलाते हैं, यानी कि तेल को फैट बढ़ाने के चक्कर में उसमें तेल मिलाते हैं, और इमल्सीफायर मिलाकर वो जो लेयर बनती है दूध की और पानी की वो अलग अलग न दिखे, इसके लिए इमल्सीफायर मिलाते हैं। ऐसे किसी मिश्रण को रोकने के लिए सरकार ने ये स्पष्टीकरण दोबारा जारी किया है, और इसके बाद की कोशिश सरकार की ये है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो सरकार उन कंपनियों पर, उन डेयरीज पर और उस तरह के जो लोकल वेंडर्स हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल दी, क्योंकि ये जितने भी बाइंडिंग एजेंट्स हैं ये एक नई तरह की जो इंग्रेडिएंट्स का एक मार्केट पैदा हो रहा है नए फूड प्रोडक्ट्स में, ख़ास तौर से सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड्स में जो एक बाइंडिंग एजेंट्स का कल्चर बढ़ा है, ये उसको रोकने के लिए फसाई ने कहा है। तो ये थोड़ा सा अब इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त जितने भी बिजनेसेस हैं ये उनके लिए खतरे की घंटी है, और इस पर फसाई सख्त दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, बहुत सारी खबरों पर आपने एक साथ जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत का रुपे कार्ड अब दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन रहा है, और हर कोई चाहता है कि हमारे जैसी टेक्नोलॉजी हर कोई अपनाए। अब रुपे कार्ड सिस्टम को डेवलप करने वाली जो संस्था है एनपीसीआई, इसी का इंटरनेशनल जो रूप है वो एनपीसीआई इंटरनेशनल है, और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूएई के साथ एक करार किया है, और हम अब वहां भी रुपे कार्ड जैसा सिस्टम डेवलप करेंगे, उनकी मदद करेंगे।
एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल एतियाद पेमेंट्स के साथ समझौता कर लिया। समझौते के तहत भारत के रुपए डेबिट और क्रेडिट कार्ड व्यवस्था के आधार पर यूएई का भी एक कार्ड बनेगा और इसमें भारत यूएई की मदद करेगा। This is going to be the beginning of working together to explore which are the areas where we can learn from each other's experiences and where we can collaborate with each other for joint development, co-development of newer technologies and advanced technologies. It'll be some kind of a bridge, a technology bridge between the UAE and India. इससे पहले 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया था जहां इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की भारतीय प्रणाली को अपनाया गया था। अब यूएई का अपना कार्ड बनाने में मदद कर भारत यूएई के और करीब आ गया है। I clearly see our efforts of so many of the last decade or so bearing fruit in the months and years to come. We will be hearing some big announcements also soon. And the UAE stands as a trusted partner and friend of India. हाल ही में अगस्त के महीने में भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के किसी कारोबारी सौदे के लिए अपनी करेंसी यानी भारतीय रुपए में पेमेंट भी किया था। ये दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को मजबूती के साथ साथ रुपए की साख बढ़ाने वाली खबर भी थी। इस दौरान देश के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया था। अब भारत जब यूएई का अपना कार्ड बनाने में मदद करेगा, ये भारतीय रुपए का न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयकरण मजबूत करेगा बल्कि यूएई के डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम के सिलचर से आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। डॉक्टर्स की लापरवाही किस दर्जे की है आपको इस रिपोर्ट को देखकर समझ में आएगा। डॉक्टर्स ने एक नवजात को मृत घोषित कर दिया और जब बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो वहां पता कि बच्चा जिंदा है। इस खबर ने न सिर्फ चौंकाया बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स की लापरवाही की हद पर भी सवाल उठा दिए। नवजात के पिता रत्नदास ने दावा किया कि वो अपनी पत्नी को मंगलवार शाम एक निजी अस्पताल ले गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि डिलीवरी में दिक्कत है और वो मां या फिर बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। दास ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी की इजाजत दे दी। डिलीवरी हुई तो उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। यही नहीं, बुधवार सुबह अस्पताल के अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक थैले में बच्चे को सौंप दिया। लेकिन जब परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचे और थैला खोला तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। जाहिर है ये लम्हा दिल को जितना खुश करने वाला था उतना ही अस्पताल की लापरवाही पर गुस्सा होने का भी। दास मौत के मुंह से बचकर आए अपने बच्चे को फिर अस्पताल ले गए। अस्पताल और चिकित्सक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि अस्पताल कर्मियों ने नवजात को 8 घंटे से ज्यादा एक थैले में रखा, वो भी बिना जांच किए हुए कि बच्चा जिंदा है या नहीं। शहर के मेराबिल इलाके में गुस्साए लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन भी किया। इधर अस्पताल का कहना है कि उन्होंने मृत घोषित करने से पहले 8 घंटे तक बच्चे को निगरानी में रखा। कई बार बच्चे की जांच हुई और वो हरकत नहीं कर रहा था। जरूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बच्चे को मृत घोषित किया गया। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौत के मुंह से लौटा ये बच्चा ये हसीन दुनिया देख पाएगा, यही बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। गुरुवार बाजार के लिए शानदार रहा। लगातार 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक चढ़कर 65,630 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी ने भी बाजार को मजबूती देते हुए शानदार सैंकड़ा जड़ा और अंत में निफ्टी 110 अंक चढ़कर 19,546 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 250 अंक चढ़कर 44,213 के स्तर पर बंद हुआ। अरमान बताएंगे पूरे दिन का हाल। देखिए, मार्केट में आज आपको बढ़िया तेजी जो है आती हुई दिखी। आपको सभी, अगर आप देखें इंडेक्स लेवल पर देखें, स्टॉक्स लेवल पर देखें, सभी में आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी लगभग 0.6% के आसपास की तेजी दिखी। निफ्टी बैंक में भी 0.6% के आसपास की तेजी दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अच्छी खासी रैली जो है वहाँ पर आती हुई दिखी। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिखा। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो L&T आज भी लगभग 2.5% बढ़ता हुआ दिखा और यहाँ पर लगातार ऑर्डर की खबरें आती हुई जा रही है। उसी के साथ साथ CLA से लगातार यहाँ पर टारगेट्स बढ़ाता जा रहा है।
टाइटन भी लगभग 1.5% के आसपास बढ़कर दिखा। टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पर भी आपको 1% से ज़्यादा की तेजी दिखी। अगर आप लूजर्स की बात करें तो आपको पावर ग्रिड, एनटीपीसी, हिंडाल्को और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स दिखे, जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, जो सुनील सर का आपको स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट था, वहां पर लगभग 7% की आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। प्रेस्टीज स्टेट, वहां पर 8% की तेजी। जोमेटो, वो भी आपको स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आज दिया गया, वहां पर भी लगभग 5% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। लगातार यहाँ पर जो रैली कंटिन्यू रह रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 7.5% के आसपास की तेजी। उसके अलावा अगर टॉप गेनर्स देखें तो आपको एडलविस फाइनेंशियल, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-क्लर्क सर्विसेज या शोभा जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पे आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। और लूजर्स की अगर आप बात करें तो कल्याणी स्टील हुआ, एनसीएल इंडस्ट्रीज, मैरिको और मैपमाइंड या सी इन्फो सिस्टम, वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आज का दिन देखें तो कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी जो है आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखी। कई सारे स्टॉक्स में लगातार बाइंग जो है वो आती हुई दिखी और इंडेक्स लेवल पर भी आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंट जो है वो आता हुआ दिखा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को कच्चे तेल के भाव में करीब 6% की गिरावट रही। इस गिरावट के कारण क्या रहे, ये बता रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। देखिए, बहुत तेज गिरावट आई है और एक झटके में 6% क्रूड के दाम कल गिरे और आज ये गिरावट और बढ़ गई है। 2 दिन में करीब 7% की गिरावट कच्चे तेल में आ गई है। तेज गिरावट का माहौल है और ये गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ओपेक प्लस की एक मीटिंग हुई और ओपेक प्लस की मीटिंग में ये तय किया गया कि इस साल के आखिर तक उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी। उसके बावजूद कच्चा तेल लुढ़का है। ये ओपेक प्लस की पॉलिसी को एक बड़ा झटका है क्योंकि ओपेक प्लस ने उत्पादन घटाने का ऐलान इसलिए किया था ताकि क्रूड कीमतों को ऊपर की तरफ बनाकर रखा जा सके, लेकिन ओपेक की ये प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर बड़ी चिंता आई है। अमेरिका में गैसोलीन की डिमांड, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, 22 साल के लो पर आ गया है और उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा। इसके अलावा जो गैसोलीन का स्टॉक है वो 65 लाख बैरल लास्ट वीक यूएस में बढ़ा है, जबकि बाजार का अनुमान स्टॉक 20 लाख बैरल बढ़ने का था। तो कहां पर 20 लाख बैरल बढ़ने का था अनुमान, उसके मुकाबले बढ़ा कितना है? 65 लाख। तो लिहाजा सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, उसके मुकाबले खपत 22 साल के लो पर है। कशिंग ओक्लाहोमा अमेरिका में एक जगह है जो कि WTI क्रूड का हब माना जाता है। वहाँ पर 8 हफ्तों के बाद पहली बार कच्चे तेल का स्टॉक, WTI क्रूड का स्टॉक बढ़ा है। तो कुल मिलाकर जो सप्लाई कम करने की कोशिश है ओपेक की तरफ से, रूस की तरफ से, वो ठीक तरीके से कामयाब नहीं हो पा रही है और इसीलिए डिमांड की चिंता ने मार्केट के सेंटीमेंट को झटका दिया और कच्चा तेल नीचे आया। लेकिन जानकारों का मानना है क्योंकि सऊदी अरब और रूस ये 2 दुनिया के बड़े उत्पादक देश हैं, लिहाजा इनकी कोशिश है कि सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाए। तो बेशक ये गिरावट आ गई है लेकिन बहुत ज़्यादा दाम गिरने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी कटौती सऊदी अरब, रूस और बाकी ओपेक मेंबर की तरफ से की जा रही है उसकी भरपाई शायद बाकी देशों की तरफ से आगे ना हो पाए। तो लिहाजा मार्केट आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं है। डिफेंस में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेशीकरण की 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या है इस लिस्ट में और किन कंपनियों की होनी चाहिए, हमारी नजर किस पर होनी चाहिए, ये जानते हैं अरमान से। देखिए, सरकार जो है उन्होंने 5वीं स्वदेशीकरण लिस्ट जो है वो जारी करते हुए दिखे हैं। अब इसमें कुल मिला के अगर आप देखें तो 98 आइटम्स जो हैं उसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है उन्होंने ये लिस्ट जारी करी है। अब उसमें क्या, इस लिस्ट में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रमुख तौर पर देखें तो रडार सिस्टम्स हैं, डिफेंस वाहन हैं और विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और हवाई और ड्रोन वस्तुएं जो है वो भी इसमें शामिल होती हुई दिखी हैं। अब इसके चलते किन किन कंपनियों पर आपको फोकस रखना है? मिसाइल्स, रडार्स और सिस्टम्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रो, भारत डायनामिक्स और डेटा पैटर्न जैसी कंपनियों है वहां पर फोकस रखना है। डिफेंस व्हीकल्स के लिए BEML, टाटा मोटर जैसी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है। नेवी के हिसाब से कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रिच, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और एयर व्हीकल्स में भी आपको कई सारी कंपनियां हैं। ड्रोन्स के हिसाब से तो आइडिया फोर्ज आपके लिए है ही सही और इन कंपनियों के लिए लगातार बढ़िया समय जो चलता है। अगर आप FY23 की स्पेसिफिकली बात करें तो रक्षा उत्पादन का कुल वैल्यू जो है 1 लाख करोड़ को भी पार करते हुए दिखे हैं, जो कि अगर आप
वाई कंपेयर करेंगे तो 12% की तेजी आती हुई दिखी। और 2014 की तुलना में अगर आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 700 करोड़ के आसपास से बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। और लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स यहाँ पर आते हुए जा रहे हैं। इन सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक आपको दिखेगी। HAL की लगभग 82,000 करोड़, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 65,000 करोड़, मझगांव डॉक की 29,000 करोड़ के आसपास, लगभग आपको 40,000 करोड़ के आसपास की जो है वहाँ पे ऑर्डर बुक दिखेगी। कोचिन शिपयार्ड की 21,000 करोड़, भारत डायनामिक्स 20,000, BEML की भी लगभग 10-11,000 के आसपास की ऑर्डर बुक हो चुकी है। अब डेटा पैटर्न्स की बात करें, उनकी भी बढ़िया ऑर्डर बुक है। इन सभी कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, लगातार बड़े ऑर्डर्स आते हुए जा रहे हैं। और अब ये लिस्ट आने के बाद हो सकता है आने वाले समय में इनको और बढ़िया जो है ऑर्डर्स आते हुए दिखे। और आज क्यों मैरिको में दिख रही थी गिरावट, इसकी वजह बताने के लिए नुपुर हमारे साथ है। मैरिको के स्टॉक में आज दबाव देखने को मिला है। कंपनी ने अपना Q2 अपडेट जारी किया है, जहां पर जो वॉल्यूम का जो आउटलुक दिया है वो काफ़ी कमज़ोर है। इस बार कंपनी का कहना है कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो है वो लो सिंगल डिजिट में आ सकती है, जिसके चलते बाजार को यहाँ पे कमज़ोरी नज़र आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में Q2 परफॉर्मेंस में कंसोलिडेटेड आय में मार्जिनल गिरावट रह सकती है, ऐसा कंपनी ने कहा है YOY बेसिस में, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपने दामों को घटाया था उसका इम्पैक्ट इस बार आपको आय में आते हुए दिखेगा। डिमांड की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जैसे डिमांड थी वैसी ही डिमांड Q2 में आती हुई नजर है। हालांकि H2 को लेकर वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन अभी फिलहाल डिमांड की जो रिकवरी है, ग्रामीण डिमांड की जो रिकवरी है वो धीमी फिलहाल नजर आ रही है। ग्रॉस मार्जिन में कमोडिटी के प्राइस घटने से थोड़ा बेनिफिट आपको दिख सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। लो डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है आने की संभावना है, लेकिन वो भी अनुमान से कम है। और एड स्पेंड्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मार्जिन पर दबाव आते हुए दिख रहा है। इंटरनेशनल कारोबार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहां पर आने की संभावना है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो सफोला में लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम देखा जा सकता है। फूड एंड प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट में भी देखें तो कंपनी के टारगेट के हिसाब से ही यहाँ पे नतीजे आते हुए आपको नजर आएंगे। डिमांड को लेकर काफी पॉजिटिव है कंपनी। उनका कहना है कि H2 जो सेकेंड हाफ होगा FY24 का वो काफी पॉजिटिव होगा, रिकवरी अच्छी होगी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मॉनसून है उसके चलते। लेकिन ब्रोकरेज हाउस को स्टॉक कम पसंद आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने जो टारगेट है वो कट किए, 625 से घटा के 610 कर दिए। Q2 के अपडेट के बाद मैरिको में दबाव दिखाए और कमजोर अपडेट आते हुए नजर आया है। और नवीन फ्लोरिन में आज क्यों दिखी बड़ी गिरावट, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ है। देखिए, जब से एमडी की तरफ से इस्तीफा आया बाजार ने काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया। हालांकि अब एक एनालिस्ट कॉल हुआ है जहां पर चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है मार्केट को कि बिजनेस कंटिन्यूटी पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है ऑपरेशंस पर, जहां पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हलचल हो रही है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो एनालिस्ट को काफ़ी पसंद थे पूर्व एमडी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका फोकस ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। इन्होंने जब से कार्यभार संभाला था वहाँ से लेकर अब तक अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 2 गुने की बढ़त देखने को मिली थी और जो मुनाफा है वो भी 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि केपेक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। 2000 करोड़ के केपेक्स कंप्लीट किए थे और इसी के चलते ग्रोथ के आंकड़े आपको बेहतर देखने को मिले। लेकिन आज देखिए स्टॉक में एक और कारण दबाव का ये भी है कि जेफरीज की तरफ से एक डबल डाउनग्रेड आ गया और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो टारगेट प्राइस है इसमें शार्प कट किया गया है। 5,475 से लक्ष्य को घटाकर 3,625 कर दिया है और एबिटा के फोरकास्ट में भी 13% की कटौती की है। साथ में अगर आप देखें तो इन्होंने जो पी मल्टीपल दिया करते थे इस स्टॉक के इसकी अर्निंग्स को, वो पहले 40 टाइम्स का था, जिसे रिड्यूस करके सीधे 30 टाइम्स का कर दिया गया है और इसी के चलते आज हमने देखा कि स्टॉक में 3% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। आइए आगे बढ़ते हैं। ज़ोमैटो से जुड़ी हुई अगली खबर है हमारे पास, और ज़ोमैटो के शेयर के लिए सितंबर का महीना बहुत शानदार रहा। क्यों रहा, ये पूरी डिटेल अरमान बताएंगे। देखिए, आपको ज़ोमैटो पर फोकस रखना है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है आपके लिए। अब लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो
सितंबर 2023 जो पिछला महीना गया है, वहां पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो ट्रेडेड क्वांटिटी उसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के हिसाब से दूसरा सबसे बेहतरीन महीना जो है वो जाता हुआ दिखा है। सितंबर जो 2023 में डिलीवरी परसेंटेज जो गया लगभग 46% का आता हुआ दिखा है, और सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी परसेंटेज गया था वो अक्टूबर 2021 में गया था, जब लगभग 50% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज था। अब ये एक आंकड़ा तो है ही सही बेहतरीन, एक दूसरा इससे भी बेहतर आंकड़ा ये है कि अगर आप लिस्टिंग के बाद से पहला ऐसा महीना गया है जब सारे ट्रेडिंग डेज में किसी एक महीने में जो डिलीवरी परसेंटेज है 40% से ज़्यादा अधिकतम डेज में जो है डिलीवरी परसेंटेज आता हुआ दिखा है। सिर्फ सितंबर में 2 दिन ऐसे रहे ट्रेडिंग डेज जब डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है डिलीवरी परसेंटेज पूरा वॉल्यूम्स का 40% से नीचे रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें हमेशा हर दिन जो है डिलीवरी परसेंटेज 40% से ज़्यादा आता हुआ दिखा है। और ऐसा नहीं है कि अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर आपका बढ़कर आया है तो वॉल्यूम्स कम हो। अगर आप लिस्टिंग के बाद से ऑन एन एवरेज हर महीने का औसतन पर दिन का एवरेज देखेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास का एवरेज बनता है, और इस बार भी सितंबर महीने का एवरेज देखेंगे तो लगभग 6 करोड़ के आसपास आता है। तो एवरेज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो उतना ही है, पर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़े हुए भाव पर भी आपको लगातार बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। तो ये इस स्टॉक में कन्विक्शन जो है वो बता रहा है। और आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड कप की जुड़ी हुई खबरों। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 का शानदार और धमाकेदार जीत के साथ किया है शुरुआत। आगाज न्यूजीलैंड ने एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया है। डेवन कॉनवे ने 152 रन और रचिन रविंद्रन ने 123 रनों की नाबाद पारी खेली है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से इस तरह से हरा दिया। इंग्लिश टीम से मिले 283 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने महज 36.2 ओवर्स में और सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो इस तरह से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खाते में गया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया और इस तरह से न्यूजीलैंड ने जबरदस्त तरीके से आगाज किया है। टॉस गंवाया इंग्लैंड ने और उसके बाद बल्लेबाजी करनी पड़ी। पहले 50 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 282 रन बनाए। जो रूट ने 77 रनों की पारी जरूर खेली, कप्तान बटलर ने भी 43 रनों का योगदान जरूर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने जबरदस्त तरीके से क्रैकडाउन किया बॉलिंग को इंग्लैंड की और 9 विकेट से पहला मुकाबला जीत लिया। एशियन गेम्स की भी बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स में 12वें दिन आज भारत ने गोल्डन हैट्रिक लगाई और इसकी शुरुआत भारतीय महिला तीरंदाजों ने किया। आर्चरी के कंपाउंड इवेंट में विमेंस टीम ने आज पहला गोल्ड मेडल जीता और स्वर्णिम शुरुआत की। इसके बाद भारत के खाते में गोल्ड की बारिश हो गई। एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने ऐसे तीर चलाए कि एक के बाद एक गोल्ड तरकश में गिरते रहे। तीरंदाजी और इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति और परनीत कौर की तिकड़ी ने कंपाउंड इवेंट में गोल्ड जीता। इसके बाद मेंस कंपाउंड इवेंट में अभिषेक वर्मा, ओजस और प्रथमेश ने भी गोल्ड पर तीर मारे और भारत के खाते में गोल्ड आने का सिलसिला यही नहीं रुका। स्क्वैश में मिक्स डबल्स में इवेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह की जोड़ी ने गोल्ड पर कब्जा किया। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। इसमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।